अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी ज़ोन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी की सारी सिक्योरिटी जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी है, देन वायरलेस सिक्योरिटी है, क्लाउड एंड आईओटी सिक्योरिटी है। अब चूँकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर क्या होती है, वायरलेस सिस्टम क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पढ़ी, आईओटी होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इसके बारे में अगर आपको ना हुआ है तो देन इनकी सिक्योरिटीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे और अपनी आउटलाइन को करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से एंड। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो टीएलएस यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सबसे कॉमन हमारे पास सिक्योरिटी लेयर जो होती है ना, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो सबसे कॉमन सिक्योरिटी लेयर यूज़ होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है, ठीक है? ये हमारे पास एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारी डेटा ट्रांसमिशन को इंटरनेट के ऊपर जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जैसे मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं, उस केस में जो सिक्योर तरीके से हमारे जो हमारा डेटा जा रहा है उसमें उसके बैकएंड पे हमारी जो प्रोटोकॉल इसके साथ जो यूज हो रहा है वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग हैकर्स या जो थर्ड पार्टीज होती है उनसे अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो हमारे डाटा को पढ़ ना पाए, हमारे मैसेज को पढ़ ना पाए और मॉडिफाई ना कर पाए, उससे प्रिवेंशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसके सिंपल एग्जांपल ये है कि जब आप ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे आप एचबीएल की एग्जांपल ले लो, क्योंकि मैं यूज करती हूँ तो इसलिए मुझे पता है। एचबीएल बैंकिंग में क्या होता है कि जब आपको हर बार जो है वो लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है? आपका परमानेंटली लॉगिन सेशन नहीं होता है, उसमें आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पासवर्ड के पास जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर एक पैडलॉक होते हैं, यानी लॉक की ऑप्शन लगी होती है। अब जब अपना पासवर्ड और ईमेल एड्रेस देते हैं या आप यूजर नेम डालते हैं तो आप लोगों का वो लॉक ऑन हो जाता है। तो ये इसके बैकएंड पे जो टीएलएस सिक्योरिटी होती है ना, वही आपके सिस्टम को या आपके जो ऐप होती है उसको सिक्योर बना के रखती है। अब टीएलएस का पर्पस क्या होता है कि आपका जो डाटा इंक्रिप्शन, यानी डाटा इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप डाटा को इनकोड करें, उसको किसी ऐसे, यानी आपने अगर डाटा सेंड किया है तो वो इनकोड हो जाता है, ठीक है? यानी एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हैकर्स या कोई और भी इसको पढ़ नहीं पाता है, ठीक है? वो सिक्योर हो जाता है और फिर वहां पर जाकर इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। डेटा इंटेग्रिटी, आप लोग डाटा को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, ठीक है, आप उसको ट्रांसमिट करें किसी किसी भी चेंजिंग के बिना। ऑथेंटिकेशन, आप वेरीफाई करें कि आपने जो डाटा भेजा है वो एक्यूरेट है और जिसको भेजा है क्या उस तक पहुंच चुका है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या आपने अपने डाटा को प्राइवेट रखना है। यानी सारी सिक्योरिटी आपकी टीएलएस का पर्पस ही बेसिक होता है, आपके डाटा को सिक्योर रखना होता है। अब ये काम कैसे करता है? इसके काम करने के दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं, एक होता है टीएलएस हैंडशेक और एक होता है मेरे पास डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है? टीएलएस हैंडशेक में क्या होता है कि जो क्लाइंट आता है, सबसे पहले वो क्लाइंट हेलो, ये अब इसका पहला स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्राउजर जो होता है वो टीएलएस वेरिएंट का यूज करते हुए अपने डाटा को इनक्रिप्ट करता है, ठीक है? और फिर जो सर्वर होता है उससे वो जो है जैसे क्लाइंट ने अभी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है किसी चीज की, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो भी इनक्रिप्ट होकर ही गई है। सर्वर ने क्या किया है कि उसने उस रिस्पॉन्स को, उसने उस रिक्वेस्ट को लिए, उसके ऊपर रिस्पॉन्स बनाया और फिर उसने उसके साथ जो टीएलएस होता है उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगा होता है, ठीक है? वो वेरीफाई करता है कि क्या ये सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिडेट है, ठीक है? उसके बाद क्या करता है कि आप लोगों के जो कीज होती हैं, सेशन कीज होती हैं, जो क्लाइंट के पास और सर्वर की जब मैच हो जाती है तो वो एक्सचेंज होती हैं, ठीक है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है, एक सिक्योर कनेक्शन बन जाता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में, वो अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। यानी टीएलएस हैंडशेक का मतलब होता है अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करना होता है। जबकि डाटा ट्रांसमिशन होता है इसके लिए आपको किसी भी कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, आप ऑन वाईफाई भी जो है, यानी कनेक्शनलेस सिस्टम भी होता है, फास्ट तरीके से अपने डाटा को हैकर से बचाकर इनक्रिप्ट करके इजीली ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें इंक्रिप्शन की हमें पता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से डाटा को सिक्योर करने को हम इंक्रिप्शन कहते हैं। इसके दो टाइप होती हैं जिसमें साइमेट्रिक होती है और एसाइमेट्रिक होती है। साइमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करेंगे तो इसमें आप लोग दो, यानी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, दो कीज का यूज करते हैं। जबकि एसिमेट्रिक होती है, इसमें आप पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर की बात करते हैं। इन सब पे डिटेल लेक्चर चूंकि ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे मेरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में इनको मैंने बहुत डिटेल के साथ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको सोल्व कराया, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट्स आ जाता है, यानी ये वो सर्टिफिकेट होता है जो डिजिटल क्रेडेंशियल इश्यूज जो होते हैं वो इसको इश्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितने भी अथॉरिटीज होती हैं वो इन सर्टिफिकेट को इशू करती है
जाके कंफर्म कर सके कि आपके लिए वेबसाइट कितनी ट्रस्टवर्थी है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो कीज होती हैं जो आपने क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में की सेशन एक्सचेंज होता है, तो ये इसमें होता है कि कंफर्म करना होता है कि क्या आप वाकई उसी चीज से बिलोंग कर रहे हैं, कि आप सिक्योर कनेक्शन के साथ हैं। तो यहाँ पे हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उसके बाद टीएलएस के कुछ वेरिएंट होता है, इसमें सबसे पहले एसएसएल था। ठीक है, जो पहला वेरिएंट था और ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल था, सिक्योर नहीं था एज कम्पेयर टू टीएलएस। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आई, लेकिन अब ये वाला जो वेरिएंट है ये भी आउटडेटेड हो चुका है। अब फिर उन्होंने ज्यादा सक्सेसफुल की तो एक सक्सेसर और एसएसएल जो था ज्यादा सिक्योर आया। देन उसके बाद इनके अंदर जो है मजीद मॉडिफिकेशन होती गई और अब जो चल रहा है वो 2018 का चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा फास्टर होता है, बहुत ज्यादा सिक्योर वेरिएंट होता है। अब ये किन किन एप्लीकेशन में यूज होता है? हमारी वेब ब्राउजिंग में, ठीक है, हमारी ईमेल सर्विसेज में, ऑनलाइन बैंकिंग में, हमारे मैसेजिंग ऐप में, फाइल ट्रांसफर में हम लोग इन टीएलएस का यूज करते हैं। ठीक है, अब टीएलएस और एसएसएल के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है? ये सिक्योरिटी लेवल का जो था, इनमें जो डिफरेंस आता है, जो एसएसएल था ये ओल्ड वेरिएंट है हमारे टीएलएस का। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, ऑब्वियसली जो अब न्यू इंप्रूव्ड और सिक्योर वेरिएंट है वो टीएलएस होता है, तो वो हर लिहाज से एसएसएल से बेटर है। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो चूंकि ये इसका बेसिक काम होता है प्राइवेसी को मेंटेन रखना, सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, कोई भी बंदा आकर अटैक ना करे, ट्रस्ट रखना, जिसके लिए आप लोग ट्रस्ट सेट वो जो सर्टिफिकेट होते थे आप वो इशू कराते हैं। देन कंप्लायंस होते हैं, यानी कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है, जो एसेंशियल्स होते हैं। उसके बाद इसमें भी कुछ वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं और प्रोटेक्शन मेजर। अब चूंकि टीएलएस एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर, पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, तो इसमें वल्नरेबिलिटीज के जो खतरे होते हैं वो बहुत कम हो सकते हैं। हाँ, इस केस में हो सकते हैं इंक्रिप्शन में, जब आप इंक्रिप्ट कर रहे हैं तो सकता है कोई जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है हमारा डाटा, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से वीक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो, इसलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये हो सकता है कि आप एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट का यूज कर रहे हो, जिसकी आपको जरूरत भी ना हो। ठीक है, जो कि एक्सपायर हो चुका है, अब आपको क्योंकि न्यू तरीके से इशूड कराना पड़ता है, तो ये आपका कुछ इसमें चीजें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम अपनी आउटलाइन में देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आती है हमारी नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर के बारे में हमने बात की थी कि हमारी जो ओएसआई मॉडल है, इसकी हमारे पास जो थर्ड लेयर थी वो हमारी नेटवर्क लेयर थी। अब नेटवर्क लेयर क्या काम करती है कि जो नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा शेयर होता है उसको पहले तो पैकेट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देती है छोटे छोटे नेट पैकेट्स के अंदर। फिर क्या करती है कि उसको सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट करती है, नेटवर्क लेयर जो होती है। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग नेटवर्क लेयर की जो इसके पर्पस की बात करते हैं तो ये डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करती है। कोई भी ऑथराइज के अलावा कोई भी बंदा इसको रिसीव ना करे, सिर्फ ऑथराइज बंदे ही इसको रिसीव कर सके। डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है कि विदाउट मॉडिफिकेशन आपका डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो। देन उसके बाद अथेंटिकेशन, मैंने फिर से आ गया कि सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे का पता होना चाहिए, अथेंटिकेट होने चाहिए दोनों एक दूसरे के लिए। एक्सेस कंट्रोल नहीं चाहिए कि कोई भी अनऑथराइज यूजर इसको एक्सेस नहीं करेगा। ट्रैफिक एनालिसिस प्रोटेक्शन, जिसके लिए आप फायरवॉल का यूज करते हैं, जो कि जितने भी जो अननोन पैकेट्स होते हैं उनको ट्रांसमिट होने नहीं देता जब तक पता ना करे कि ये किस तरह से इसकी ऑथेंटिकेशन हो रही है। इसके अलावा इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, इसमें आईपी6 प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम लोग, वीपीएन का यूज करते हैं एंड फायरवॉल का यूज करते हैं। ठीक है, यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस टॉपिक, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपने इसकी वर्किंग की बात की, मैंने आपको बताया कि पहले तो ये जो डाटा पैकेट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उनको इनक्रिप्ट करता है, यानी उनको जो है वो डाटा पैकेट्स को सेव करता है। फिर उसमें फिल्टरिंग फिल्टरिंग किसमें होती है? मोस्टली फायरवॉल में होती है। नेटवर्क के ऊपर जब हम डाटा फिल्टरिंग कर रहे होते हैं उसके लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस मास्किंग, कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनल आईपी एड्रेस के अंदर उसको हाइड कर देना है। पैकेट ऑथेंटिकेशन, आपने ये ऑथेंटिसिटी रखनी है कि क्या आपका पैकेट जो है वो बिल्कुल अच्छे, मतलब जिस रिसीवर को आपने ये सेंड किया है तो क्या वो उस तक रिसीव हो रहा है। उसके बाद किन किन एप्लीकेशन में यूज होता है? ऑनलाइन बैंकिंग में, ई कॉमर्स वेबसाइट में, कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में, रिमोट वर्क में एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन में नेटवर्क लेयर जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है उसका यूज किया जाता है।
अब जहाँ पर किसी न किसी चीज़ के एडवांटेजेस आते हैं, वहाँ पर इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे अगर हम नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी के एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो ये सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन करती है, ठीक है? फास्ट तरीके से करती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें डाटा एन्क्रिप्शन जो होती है मे बी स्लो परफ़ॉर्म करे। उसके बाद ये जितने भी अटैक्स होते हैं लाइक मैन इन द मिडलवेयर, एंटी-डोस अटैक से इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये अटैक कब होते हैं, जब आपका वीपीएन या फायरवॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट हो, ठीक है? आपको बहुत अच्छे वाला बाय करना है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज में भी आ सकता है कि आपके वीपीएन और फायरवॉल भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें आईपी एड्रेसेस को हाइड किया जाता है प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, तो उसके अलावा आपके ऑटोमेटिक सिक्योरिटी विदाउट यूज़र कॉन्फ़िगरेशन ये आपके पैकेट्स को ऑटोमेटिकली सिक्योर बना देता है। जबकि डिसएडवांटेजेस में ये हो सकता है कि आपके जो प्रोटोकॉल है उनकी सेटिंग में भी कॉम्प्लेक्स हो फायरवॉल्स की वजह से, आईपीसेक की वजह से। उसके बाद हम अगर इसके थ्रेड्स की बात करते हैं, इनके सॉल्यूशन के बारे में, तो आईपी स्पूफिंग यानी जहाँ पे जो हैकर्स होते हैं वो आईपी एड्रेस को चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? आप फायरवॉल और आईपीसेक प्रोटोकॉल का यूज़ करें। डीडोट अटैक्स इसमें क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क होता है उसका कोई फेक ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। डीडोस अटैक का मतलब ये होता है ना कि वो सर्वर के ऊपर फेक ट्रैफिक भेजता है, जिसकी वजह से सर्वर ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड होता है तो फिर डाटा को इजीली हैक कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम या इंट्रूजन डिटेक्शन का यूज़ करें। मैन इन द मिडल अटैक यानी ये आपके जो कम्युनिकेशन होती है, इंटरसेप्ट आपकी बातचीत में, जैसे क्लाइंट और सर्वर है, इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन में घुस सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन आप जब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज़ करेंगे तो ये जो है वो आपके कम्युनिकेशन को भी सिक्योर बनाएगा। उसके अलावा अब हम अगर नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास हमारी वायरलेस सिक्योरिटी आ जाती है, जो कि वाईफ़ाई के थ्रू यानी जो वायर्ड नहीं होती हैं, उसके ऊपर वाईफ़ाई हो गया, इंटरनेट हो गया, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से इसको प्रोटेक्ट करना होता है, डाटा थेफ्ट से इसको बचाना होता है, तो वो हमारी वायरलेस सिक्योरिटी में आ जाती है। इसके लिए हमें किसी भी फिज़िकल वायर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसमें वल्नरेबिलिटीज़ और हैकिंग के चांसेस एज़ कम्पेयर टू अदर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जब आप अपने घर का वाईफ़ाई यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि उसके ऊपर पासवर्ड भी आप स्ट्रॉन्ग सेट करें, ठीक है? ये वायरलेस सिक्योरिटी का बेसिक पार्ट होता है। इसका पर्पस क्या होता है? डाटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? कहाँ से आप अपना जितना भी पर्सनल, आप देखें, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपने वाईफ़ाई से कनेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली जिस इंटरनेट पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपका मोबाइल कनेक्ट है। ये बात आपने याद रखनी है, आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट है। तो किसी भी टाइम जब आपका वाईफ़ाई पासवर्ड हैक हो सकता है, और वाईफ़ाई किस-किस डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, ये हैकर पता लगा लेगा, और जब पता लगा लेगा तो वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, आपकी पर्सनल डाटा को भी वो जहाँ से चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। तो आप जो वायरलेस सिक्योरिटी होती है, उसका पर्पस होता है डाटा को प्रोटेक्ट करना। जितनी भी पर्सनल और सेंसिटिव डाटा होता है, इसको सिक्योर रखना होता है। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, जितने भी यानी हैकर्स को, जब आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं या बेस्ट राउटर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हैकर्स को आपके वाईफ़ाई के एक्सेस देने से ये स्टॉप करता है। नेटवर्क इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है कि तमाम के तमाम नेटवर्क जो होते हैं, जो आपके वाईफ़ाई के साथ जितने डाटा डिवाइसेस कनेक्ट हैं, वो बिल्कुल सिक्योर हों, ठीक है? उसके बाद प्राइवेसी, प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन एक्टिविटी फ्रॉम बीइंग ट्रैक्ड, कोशिश करें कि कोई आपको ट्रैक ना करे, ठीक है? और मोस्टली हैकर ये काम चवले इस तरह की मारते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी टाइप्स एंड टेक्निक्स, जो हमारी वायरलेस सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें सबसे पहले आती है WEP, जिसका मतलब होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इसमें क्या होता है कि जो वायरलेस सिक्योरिटी का ये वाला जो ये वायरलेस सिक्योरिटी की पुरानी टेक्निक थी, ठीक है? आप कह सकते हैं पुरानी ओल्ड वेरिएंट था, आप ये कह सकते हैं। तो ये RC4 एन्क्रिप्शन का यूज़ करता था। अब वीक सिक्योरिटी होने की वजह से हैकर इसे आसानी से क्रैक कर सकते थे। तो आज के ज़माने में तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। हाँ, ये आपको मिल तो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट करेगा। बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट नहीं है ही नहीं बेस्ट। आप ये समझ लें कि आज तो यू नो व्हाट, हमें आज के ज़माने में अपने डाटा को सेव करने के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो प्राइवेसी होता है उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। हैकर तो इसको बहुत ईज़िली क्रैक कर लेगा यार। उसके बाद हम बात करेंगे WPA, जो कि वाईफ़ाई प्रोटेक्ट
एसएस होती है और एक दूसरा हमारे पास, अब सारे के सारे आप देखें तो यहाँ पे WPA2 आ गया था, WPA3, यानी ये VP का अपग्रेडेड वेरिएंट था, ठीक है। ये उसकी निस्बत जो था वो ज्यादा सिक्योर था। लेकिन अब कुछ जो पुराने राउटर्स होते हैं उनमें हम इनका यूज करते हैं, लेकिन अब ये ज्यादा यूज नहीं होता, टेम्पररी तौर पर ही यूज होता है। जबकि ये वाईफाई प्रोटेक्टेड X62 होता है, ये हमारे इस WPA का एडवांस वेरिएंट होता है। इसमें आप जो टेक्निक यूज करते हैं, जो आप एल्गोरिदम यूज करते हैं इंक्रिप्शन का, वो आप AES यानी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज करते हैं आप स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब ये हमारे घर और ऑफिस के लिए हाईली रिकमेंडेड होता है। उसके बाद जब इसको मजीद इम्प्रूव किया गया तो आपके पास WPA3 वेरिएंट आया, वाईफाई प्रोटेक्टेड X3 आया, जो कि अब जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए ये बहुत आइडियल होता है। अब तो ये ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अटैक और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, उन सबसे आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है मैक एड्रेस फिल्टरिंग, यानी आप सिर्फ सिलेक्टेड डिवाइसेस को ही वाईफाई पे एक्सेस दे सकते हैं। हर डिवाइसेस को आप एक यूनिक मैक एड्रेस देते हैं, या हर डिवाइस का अपना यूनिक एड्रेस होता है। अगर कोई हैकर पासवर्ड जान भी लेता है तो तब भी विदाउट आपकी मैक परमिशन के वो कनेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास SSID हिडन हाइडिंग। इसमें क्या होता है कि आप वाईफाई का सिर्फ नाम हाइड कर सकते हैं, जैसे SSID के थ्रू इसका आपका नेटवर्क इनविजिबल हो जाता है, सिर्फ वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं जिन्हें SSID पता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे VPN की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो VPN यू नो व्हाट, एक सिक्योर हमारे पास ट्यूनल बनाता है जो कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट करता है। अब ये पब्लिक वाईफाई पर हैकिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है। अगर कहीं भी आपको फ्री में वाईफाई मिल रहा है, समटाइम ऐसा होता है, मतलब मेरा खुद का मोबाइल जो होता है उसमें जो वाईफाई होता है वो ऑटोमेटिकली कभी कॉलेज में कनेक्ट हो जाते हैं, पहले से कहीं कनेक्ट होता है, तो आप VPN ऑन कर लेते हैं तो वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने लॉगिन के वक्त पासवर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा कोड भी रिक्वायर्ड होता है। इससे अकाउंट हैकिंग का रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि जब लॉगिन के बाद अपना वो जो OTP लगाते हैं तो देन जब हैकर को पता ही नहीं होगा आपकी OTP क्या होगी, वो तो आपके फोन में होती है, नहीं आपको पता होती है, तो तब तक वो आपके डाटा को हैक नहीं कर सकता है। अब कुछ कॉमन हमारे पास वायरलेस सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ सकते हैं, जिसमें आपकी वार्ड ड्राइविंग आ सकती है, यानी हैकर जो होता है कार या बाइक पर घूमकर वाईफाई नेटवर्क ढूंढते हैं, जैसे मैंने भी अपने कॉलेज में ढूंढा था, लेकिन मैं हैकर बिल्कुल भी नहीं हूँ, ओके। उसके बाद होता है रफ 6 पॉइंट। रग 6 पॉइंट में क्या होता है कि कोई फेक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाकर यूजर को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। लेकिन इससे प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप VPN या जो भी पब्लिक वाईफाई होते हैं उससे अवॉइड करें, VPN का यूज करें। इवल ट्विन अटैक, अब ये जो इवल ट्विन अटैक है ये क्या होता है कि हैकर्स अपना आपके वाईफाई को डुप्लीकेट बनाकर आपके डाटा चोरी कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतर सोल्यूशन क्या, आप SSID और VPN का यूज करें। पैकेट स्निफिंग की बात करते हैं तो इसमें अगर आपका जो अनइनक्रिप्टेड डाटा होता है उसको कैप्चर करता है, इसके लिए भी बेस्ट क्या है, आप VPN का यूज करें। ब्रूट फोर्स अटैक्स है कि मल्टीपल पासवर्ड ट्राई करता है और जब तक पॉसिबल पासवर्ड उसका कनेक्ट नहीं होता है तब तक कोशिश करता है, जब तक आपका पासवर्ड उसके साथ कनेक्ट नहीं हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं, ठीक है। आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करें, ये इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। अगर आपने देखा हो तो इनके सबके सोल्यूशन में एक चीज कॉमन आ रही होती है, VPN, ठीक है। उसके बाद बेटर वायरलेस सिक्योरिटी की टिप्स हैं, तो ये टिप्स भी आप ले लें। सबसे पहले तो आपने WPA3 इंक्रिप्शन का यूज करना है, जो कि अब ज्यादा इंप्रूव्ड वेरिएंट है हमारे वाईफाई सिक्योरिटी का। आपने स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड का यूज करना है। रेगुलरली आपने अपने सिस्टम को अपडेट करना है, राउटर और फर्मवेयर को। आपने VPN का यूज करना है, स्पेशली पब्लिक वाईफाई में जब हम अपना अपना VPN ऑन कर दें। SSD यूज करें, ठीक है। उसके बाद मैक एड्रेस फिल्टरिंग को इनेबल करें, आप गेस्ट नेटवर्क को क्रिएट करें, ठीक है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी आप ख्याल रखें। उसके बाद ये था हमारे वायरलेस नेट सिक्योरिटी। उसके बाद हम जाते हैं जो कि है क्लाउड एंड IoT सिक्योरिटी। अब ये दो भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये नहीं थे, तो ये अब ये न्यू आया, तो होप्स हो के एग्जाम में इनके आने के भी थोड़े बहुत चांसेस हों। क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि आपके पास एक सेट ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, रूल्स, टेक्नोलॉजीज और कंट्रोल्स का कलेक्शन होता है, जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम, डाटा और एप्लीकेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा लॉसेस और साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है।
सिंपल एग्जांपल ले लें आप इसके, सबसे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल क्या है कि जब आप गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स पर अपनी कोई भी फाइल स्टोर करते हैं, तो क्लाउड सिक्योरिटी आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट करती है ताकि हैकर जो है उन्हें एक्सेस ही ना कर सके। सबसे कॉमन एग्जांपल गूगल ड्राइव है, ठीक है? आप बहुत सारे स्टूडेंट इसका यूज़ करते हैं, आई नो, मैं भी खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है? मुझे सिक्योर लगता है। उसके बाद यानी इसमें ये होता है कि आप अपना जब गूगल ड्राइव पे अपना डेटा स्टोर कराते हो, तो जब तक आप किसी को एक्सेस की परमिशन नहीं देते हो, तब तक कोई भी आपके गूगल ड्राइव से वो डाटा नहीं ले सकता है। उसके बाद जो क्लाउड सिक्योरिटी है उसको उसके मेन कंपोनेंट्स हमारे पास देख लेते हैं, जिनमें हमारे पास डाटा सिक्योरिटी आती है, जिसमें आपने फाइल्स को एन्क्रिप्ट करना होता है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें आपने सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही एक्सेस देनी होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है, जिसमें आप फायरवॉल और वीपीएन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रेट डिटेक्शन जो आ जाती है, अब मोस्टली आप एआई और मशीन लर्निंग से अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं, जिनमें डाटा ब्रीचेस, यानी हैकर जो होते हैं वो आपके सेंसिटिव फाइल्स को चोरी कर सकते हैं। हैकर्स तो पता नहीं कहाँ से आ गए। उसके बाद अकाउंट हाईजैकिंग हो सकती है, यानी जब किसी का क्लाउड अटैक अकाउंट हैक हो जाए तो वहाँ पे अकाउंट हाईजैकिंग हो जाती है। उसके बाद इनसिक्योर एपीआईज होते हैं, अगर आपकी जो एपीआई है अगर वो वीक है, तो हैकर अनऑथराइज्ड एक्शंस लेकर आपके गूगल ड्राइव तक इजीली आपकी जो भी फाइल्स होती है उनको इजीली एक्सेस कर सकता है। इसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है उसका आप जो है यूज करें, ठीक है? आपके पास रेगुलर डाटा बैकअप होना चाहिए, आपके पास रोल बेस्ड एक्सेस जो होते हैं, किस किस को क्या रोल देना है, किस किस को परमिशन देनी है, वो आप एक्सेस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करें। ये थी हमारी क्लाउड सिक्योरिटी। अगर आउटलाइन देखा जाए तो क्लाउड के साथ-साथ उन्होंने आईओटी सिक्योरिटी की बात भी की थी। आईओटी सिक्योरिटी होती है हमारे पास, आईओटी का स्टैंड फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग। ये सिक्योरिटी एक फ्रेमवर्क होती है जो स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि आपके स्मार्ट बल्ब होते हैं, कैमरास होते हैं, स्मार्ट वॉचेस होती हैं, सेंसर्स होते हैं, इनको साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना आपकी आईओटी सिक्योरिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर की स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा हैक हो जाए, तो कोई आपको लाइव मॉनिटर कर सकता है। आईओटी सिक्योरिटी इसको होने से बचा सकते हैं। यानी आपको याद रखना है, अगर आपने घर में कैमरा लगाया है, अगर आपने जहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है और जहाँ आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो मॉनिटर वाला चीज ही चोरी हो जाए, आपको पता ही ना हो, ठीक है? सम टाइम लोग होते हैं ना, कैमरा लगा के भूल जाते हैं, उसको मॉनिटर करना भूल जाते हैं और सिर्फ जब जरूरत होती है तब यूज करते हैं, रेगुलरली उसको देखते ही नहीं है। तो अगर कोई वो चोरी करके ले जाए आपका मॉनिटर, तो क्या होगा? वो आपको घर बैठे लाइव देख रहा होगा या आपका कनेक्शन लेगा, लाइव देख रहा होगा, तो कितनी गलत बात होगी ना ये। तो इसीलिए आईओटी सिक्योरिटी जो थी वो मार्च से वजूद में आई। उसके बाद इसके हम कुछ कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जिनमें आप डिवाइस सिक्योरिटी, यानी हर डिवाइस पर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जो है वो याद रखना है कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। नेटवर्क सिक्योरिटी, आपने इसमें फायरवॉल और वीपीएन का भी यूज करना है। आपने डाटा इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग सिक्योरिटी के शुरू वाले पॉइंट से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट्स आपकी आईओटी सिक्योरिटी के भी होते हैं। यही कंपोनेंट्स आपके टीएलएस के भी थे, यही आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के भी थे, और ये आप लोगों ने याद रखने हैं। कॉमन इसमें कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं आईओटी सिक्योरिटी से? इसमें आ सकता है बूटनेट्स, यानी जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं उसका हैकिंग करके उन्हें मैलिशियस अटैक के लिए यूज किया जा सकता है। मैन इन द मिडल अटैक, ये एक बहुत कॉमन अटैक है, बार बार आ रहा है, मैन इन द मिडल अटैक, यानी डिवाइसेस और नेटवर्क के दरमियान में डाटा को ये चोरी कर सकता है। डीडोस अटैक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक में क्या होता है कि डिवाइसेस को ओवरलोड करके उन्हें क्रैश कर सकता है। अब आईओटी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप लोगों ने जो हर डिवाइसेस को डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करें, किसी पे भी सेम पासवर्ड रखने की कोशिश ना करें, फर्मवेयर को अपडेट करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें, आप सेपरेट आईओटी नेटवर्क बनाएं पूरा, ठीक है? डाटा इंक्रिप्शन करें। तो इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आपके घर में एक स्मार्ट थर्मोस्टेट है, अगर कोई हैकर इसको हैक करता है तो वो आपके घर की टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आप आईओटी सिक्योरिटी का यूज करें, जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फर्मवेयर अपडेट या एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, तो आपका सिस्टम सेव रहेगा। तो ये थी हमारी आउटलाइन का एंड
फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई टॉपिक रह गया हो, कुछ और टॉपिक ऐड करवाना चाहते हो, तो आपको मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी जॉइन करनी होगी। वहाँ पर एक ग्रुप है, आप जॉइन करें। वहाँ पर आपको अपना टॉपिक बताना होगा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है वो वीडियो मिली होगी। कम्युनिटी का लिंक मैं आपको जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब के बायो में भी डाल दूँगी, ताकि आप लोग ईज़िली मेरी कम्युनिटी को जॉइन कर सकें और अपने टॉपिक बता सकें किन टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन पे भी आप टॉपिक बता सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई कहीं मिस्टेक कर दी हो तो आप मुझे वो भी गाइड कर दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।